अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाजरीन, मुल्क में मजहबी इंतहा पसंदी के वाक़यात में कमी ना आ सकी। फैसलाबाद के शहर जड़वाला में ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पर तौहीन मजहब के इल्ज़ामात लगाए गए। इल्ज़ामात की बुनियाद पर अक़लियती बिरादरी के चर्च नजर आतिश किए गए। पाकिस्तान में मुसलसल ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिन्हें हुकूमतें रोकने और इनका मुस्तकिल सदेबाब करने में नाकाम है, बल्कि अक्सर इंतहा पसंदों के साथ मुज़ाकरात करके इन्हें मेन स्ट्रीम किया जाता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वाक़े पर दुख का इजहार किया है और उनका कहना है कि कानून की खिलाफ वर्जी, अक़लियतों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों को मुजरिमों को पकड़ने की हिदायत कर दी गई है। हमारा सवाल है कि इंतहा पसंदाना वाक़यात में मुलव्विस अफराद से रियासत को किस तरह निमटना चाहिए। पैनल में आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार, एंकर पर्सन शहजाद इकबाल, इरशाद भट्टी साहब, उमर चीमा साहब, महमल सरफराज साहिबा। सबसे पहले शहजाद, आपसे आगाज़ करेंगे गुफ्तगू का। इंतहा पसंदाना वाक़यात में मुलव्विस अफराद से रियासत को किस तरह से निमटना चाहिए, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया मुबश्शिर। सबसे पहले तो बहुत ही दिलखराश अफसोसनाक वाक़या है और ये पहली मर्तबा नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसा हुआ हो कि माइनॉरिटीज़ के साथ उनकी जो इबादत गाहें उनको इस तरीके से आपने डिस्ट्रॉय किया हो या फिर उस पर आग लगाई हो। पहले भी हम ये वाक़यात देख चुके हैं और जब भी देखते हैं दिल वाकई खून के आंसू होता है। अभी 14 अगस्त गुजरे 2 दिन हुए हैं जिसमें फिर हम वही कायदे आज़म की पुरानी तकारीर जो उन्होंने की थी माइनॉरिटीज़ के हवाले से, फिर वही हम बात करते हैं कि सब्ज़ रंग जो हमारे झंडे में है वो मेजॉरिटी का है, सफ़ेद रंग माइनॉरिटी का है। फिर हम अपनी जो मजहबी तालीम है वो जब पढ़ते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइनॉरिटी के राइट्स के हवाले से क्या कहा था, और फिर जो हम देख रहे हैं इस मुल्क में जो हो रहा है उसको देख के अफसोस ही किया जा सकता है। हम यहाँ बैठ के बड़े बड़े ताने देते हैं मोदी को, बुचर ऑफ गुजरात, और बिल्कुल ठीक देते हैं जिस तरीके से वहाँ कत्लो आम किया गया, लेकिन ये हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है? हमारे यहाँ चले शायद कोई 1-2 लीडर ऐसे पिन पॉइंट आप ना कर सकें जो मजहबी नफरत अंगेजी को इस हद तक बढ़ाते हैं, लेकिन जो कुछ आज माशरे में हो रहा है कहीं ना कहीं ये हमारी गलतियां ही होंगी। कहीं ना कहीं ऐसे ग्रोहों को हमने ही इजाजत दी होगी कि आप ये नफरत फैलाएं और वो फैलाते चले गए। कभी किसी एक ग्रुप को सपोर्ट किया, कभी दूसरे ग्रोह को सपोर्ट किया। ऐसे तो नहीं हो सकता कि माशरे में इतनी नफरत जो है अपने आप पनपना शुरू हो जाए। कहीं ना कहीं हमारे तालीमी निज़ाम में, हमारी जो मजहबी तालीम है या हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या इसके अलावा जो हमारे मजहबी लीडर्स हैं, ये कहीं ना कहीं हमसे ही गलतियां हुई हैं जो मुल्क यहाँ तक पहुंचा है कि आप एक के बाद एक चर्च जला दें, एक इल्ज़ाम लगा के जो इल्ज़ाम अभी तक साबित भी नहीं हुआ। सैकड़ों मरतबा हम इस पर बात कर चुके हैं कि अपने हाथ में आप कानून नहीं ले सकते। अगर कोई इल्ज़ाम भी है तो पहले कोर्ट ऑफ लॉ में साबित होना है। ना आपका मजहब इसकी इजाज़त देता है, ना आपका कानून इसकी इजाज़त देता है कि आप अपने हाथ में फैसला कर लें और जलाओ गिराव कर दें या किसी को कत्ल कर दें। तो मैं अब क्या इस पर बात की जाए, और आपका जो सवाल है कि किस तरीके से डील करना चाहिए रियासत को तो बहुत पहले डील कर लेना चाहिए था। और जो इस वक्त हम गुस्सा और रेज 9 मई के हवाले से देख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बल्कि उससे ज्यादा आयरन हैंड के साथ हमें इससे निपटना है। और बदकिस्मती से अभी तक नहीं किया है हमने, लेकिन ये करना पड़ेगा। जब अगर आप एक बतौर इंसान सोचें तो इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है आपके लिए कि आपकी इबादत गाह को है कोई दूसरा फरीक आके नुकसान पहुंचाए, उसको जला दे। मतलब इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है किसी इंसान के लिए? दिस इज द लोएस्ट लेवल। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो गुस्सा, जो रेज हुकूमत का, रियासत का 9 मई के जो मुलाजिम जो जिनके ऊपर इल्जाम है, जो मुल्जिम है, उनके ऊपर है कि उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। मेरे ख्याल से उससे ज्यादा सख्ती से इस बात से निपटा जाना चाहिए, क्योंकि ये इंसानियत का मामला है, ये मजहब का मामला है। मेरे ख्याल से इससे कम तो कुछ नहीं हो सकता। अब देखते हैं कि होता क्या है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा माजी में भी ऐसा होता रहे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन शायद इस मरतबा हम अपनी गलती से सीख के इसकी इस्लाह कर सकते हैं। बदकिस्मती से हमने वो रवैया नहीं अपनाया। उमर चीमा साहब, आप क्या ऐड ऑन करेंगे? रियासत क्यों नहीं अब तक किरदार अदा कर पाई और रियासत को किस तरह से अपना रोल प्ले करना होगा? अगर आप इस वाक़े का जायज़ा लें तो इन लोगों की अगर कोई शिकायत थी और इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था तो चाहिए तो था ये कि पुलिस का इंतज़ार करते कि पुलिस उस पर कोई एक्शन ले। अगर उन इल्ज़ामात को दुरुस्त भी तस्लीम कर लिया जाए तो पुलिस ने उस पर एक्शन लेना था, इन्होंने नहीं लेना था। लेकिन ये हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि ये काम लोग अपने हाथों में लेते हैं और रियासत जो है वो खामोश तमाशाई बने देख रही होती है। और रियासत का जो किरदार है वो
को वज़ीर आज़म या को साबिक़ वज़ीर आज़म या कोई और जो प्रोमिनेंट लोग हैं उनके ट्वीट्स आ जाते हैं बस कि जी हम हैं या हम चीज़ें रिकॉर्ड पर ले आए हैं, या कोई अगर कोई ह्यूमन राइट्स के हवाले से इंटरनेशनल रिपोर्ट आ जाए तो उस पर हमने बड़ा डिटाई के साथ ये कहना होता है कि नहीं पाकिस्तान में अक़लीतें आज़ाद हैं। पहली बात तो ये है कि अक्सरियत के पास ये राइट नहीं है कि वो दूसरों के जज्बात की तर्जुमानी कर सके कि अक़लीतें इधर आज़ाद अपने आप को फील करती हैं या नहीं करती। ये अक़लीतें बता सकती हैं जिस तरह के सहमे हुए माहौल में हमने उन्हें रखा हुआ है, और जिस तरह से हम मज़हब का नाम इस्तेमाल करते हुए, ये भी एक तौहीन है मज़हब की कि आप जो है बहुत सारे लोग अपने पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए भी ये काम कर रहे होते हैं। अगर मैं इसी इलाके की आपको मिसाल दूं, ये जो जड़ां वाला है, कुछ अर्सा पहले इधर ही इसके नवाई इलाकों में किसी गांव में किसी ने कोई जो कादियानी है उनके हवाले से कोई लिखा हुआ था किसी दुकानदार ने जी कि वो इधर से सौदा नहीं ले सकते या कोई बाइकाट किया हुआ था, तो उस पे पुलिस ने कोई एक केस बनाया और लोग जो हैं वो इतना उस पर एजिटेट किया कि पुलिस जो है घबरा के उन्होंने केस भी वापस ले लिया। यानी कि ये ओवरऑल मैं आपको एक मुआशरे की पल्स बता रहा हूँ कि जिधर जो है हम एक्शन लेते हैं, यानी कि अवाम जो है यानी कि वो भी इतना एक्टिव हो जाती हैं। अदरवाइज़ जो है यानी कि दूसरे काम जो है ये हमारी मुज़म्मती करारदादें सिर्फ आती रहती हैं। उससे पहले इधर फैसलाबाद में वाक़या हुआ, कोई किसी बंदे के नाम से मंसूब करके पम्फलेट तकसीम कर दिए गए कि वो जो है यानी कि उन्होंने कोई इस तरह की तौहीन की है, यानी कि वो ख़ुद नहीं तकसीम कर रहे, कोई एक थर्ड पर्सन तकसीम कर रहा है। उसके बाद फैमिली को उधर से जाना पड़ा, उन लड़कों का आज तक नहीं पता कि वो लड़के किधर गए। मशीमा साहब, रियासत बाद में ये भी इतलात आती नहीं कि जो उधर उनके हमसाये थे कोई इस तरह के। देखिए रियासत जो है, मेरा नहीं ख्याल कि रियासत अभी तक इसलिए कुछ काम नहीं कर पा रही कि रियासत जो है उसको पता नहीं चल रहा। रियासत को एक्शन लेना चाहिए, और जिस तरह ये शहजाद ने बात की है कि भाई आप जिस तरह 9 मई के वाक़े को सीरियस लेते हैं, ये आपकी इंसल्ट है ओवरऑल कि आपके मुआशरे में जो कमज़ोर अफराद हैं, यानी कि उनको जो चाहे जब चाहे वो उनको अपने सितम का निशाना बने, वो रियासत को इन्वॉल्व ही ना करे। ठीक है, तो इस पे इन्हें एक्शन लेना चाहिए, लेकिन रियासत जो है वो नहीं लेती। और इसकी एग्जाम्पल जो है वो माजी में आपको मिलती है कि इतने वाक़यात हुए हैं। ये इधर पेशावर में चर्च का वाक़या हुआ था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया था, उस पर कमीशन बना। उधर कोई कमीशन की जो सिफारिशात थी वो 7-8 साल जो है उन पर कोई अमल दरामदी नहीं हो सका, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट को एक 1 मैन कमीशन बनाना पड़ा कि जिसके जो एक ये डॉक्टर शुएब सटल साहब हैं उनको उसका सरबराह बनाया। अब ये है कि उस कमीशन के भी अपने इख्तियारात हैं, यानी कि अगर आप उनको इख्तियार दें, यानी कि उनके पास ये इख्तियार नहीं है कि अगर किसी जगह पर इस तरह के वाक़यात हुए हैं तो कमीशन के पास इख्तियार होना चाहिए कि वो पुलिस को आर्डर करे कि इन पर एक्शन ले। अगर वो एक्शन नहीं लेते तो ना एक्शन लेने वाले जो मुतलका जिम्मेदारान पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा, ताकि ये चेन रिएक्शन होना चाहिए। कम से कम हर बंदा जो है वो अपने लेवल पे बता सके कि मैं अगर मैंने अपनी ड्यूटी अदा ना की तो मेरे खिलाफ जो है एक्शन हो जाता है, होना चाहिए। ऐसा होता नहीं है। अब जो कमीशन है उसके पास भी इख्तियार नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रियासत के जो मामलात हैं, हमारे जो इंटरनेशनल लेवल पे ये स्टैंडिंग है कि आपका जो माइनॉरिटी का कमीशन है उसको जो यूएन वाले हैं वो तस्लीम ही नहीं करते, क्योंकि एक पेरिस अकॉर्ड है और उसके तहत जो कमीशन की जिम्मेदारियां हैं, यानी कि जिन जिन चीज़ों पर उसे काम करना चाहिए वो करने से कासर है, और चूंकि वो उन शराइत को पूरा नहीं करते तो लिहाजा हमारे जो लोग जाते हैं, यानी कि वैसे वो चाहे, बल्कि आप ये सिर्फ माइनॉरिटी का बात नहीं है, ओवरऑल ह्यूमन राइट्स की बात कर लें, चाइल्ड राइट्स की बात कर लें, जितने भी कमीशन हैं इनमें से कोई भी इंटरनेशनली रिकग्नाइज नहीं है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आपको शॉक होगा कि इवन जो अफगानिस्तान का कमीशन है जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से है उनकी रिकग्निशन है, हमारे कमीशन की रिकग्निशन नहीं है। हमारे जो ये ब्यूरोक्रेसी के लोग भी चले जाते हैं या और जिनको को ओहदे मिले होते हैं, ये उधर जाके बैठ के गैलरियों में बैठ के इनका ऑब्जर्वर का स्टेटस है, ये उधर जाके इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। वो क्यों नहीं है कि आप जो है जो कमीशन को काम करना चाहिए, जिन शराइत को पूरा करना चाहिए, आप वो काम कर ही नहीं रहे।
ठीक है। तो आप रियासत का ये हाल देख लें कि जो इन कामों के लिए अदारे बनाए हैं वो भी कितने बेबस किस्म के, कितने गैर फाल किस्म के बनाए हैं। तो क्या यानी कि मैं तो इसमें नहीं ये समझता कि रियासत जो है इस मामले में संजीदा है। यानी कि आप यही देख लें कि इधर जो है जो ब्लास्फेमी के वाक़यात हैं, अगर 1947 से लेके और जब ये इस पर सजाए मौत का तयन किया गया जी कि 1986 में कोई तकरीबन 11 कंप्लेंट्स थी। उधर से ऑनवर्ड अगर आप देख लें तो 1400 से ज़्यादा हैं। और उनका भी अगर आप ब्रेकअप जानना चाहते हैं तो जब ये गवर्नर सलमान तसीर का मर्डर हुआ और उसके बाद से जो सूरत हाल पैदा हुई, 1200 से ज़्यादा जो हैं कंप्लेन वो 2011 से ऑनवर्ड हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कम होती नज़र नहीं आ रही, ये बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और ये इस चीज़ की भी अलामत है कि रियासत जो है वो इस मामले में कुछ नहीं कर रही। और यानी कि उसमें सिर्फ कानून साजी आपके लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि जो कानून भी आपको बनाते हैं वो भी रास्ते में रह जाते हैं। तो जो आप करते हैं अल्टीमेटली ये है कि आपने लोगों को ये मैसेज देना है कि आपके मजहबी जज्बात का हम ज़रूर एहतराम करते हैं, लेकिन ये आपके पार्ट पे आप ये नहीं कर सकते कि आप अपनी बुनियाद पे तशरीह कर लें कि फ़लाँ ने फ़लाँ काम किया और हम जाकर खुद बदला लेंगे। रियासत को अपने आप को असर्ट करना पड़ेगा और वो अभी तक नहीं कर रही। महमल, जो उमर चीमा साहब भी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में मुसलसल ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिन्हें हुकूमत रोकने और इनका मुस्तकिल सद्जवाब करने में नाकाम है। आपका क्या तज़किया है, क्या एनालिसिस है? क्या वाकई रियासत संजीदा नहीं है इस मामले में? देखिए मुबशर, बात यह है कि पाकिस्तान बना था एक मजहबी अक़लियत के लिए, मुस्लिम माइनॉरिटी थी सब कॉन्टिनेंट में, और इसी वजह से जो है पाकिस्तान बना था। हम हर 11 अगस्त को जिन्ना साहब की वो तकरीर तो सुनाते हैं जिसमें वो मजहबी अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराते हैं, लेकिन असलियत ये है कि जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त जो माइनॉरिटीज़ थी उनकी एक बड़ी तादाद मौजूद थी इस मुल्क में, लेकिन मतवातर वो तादाद नीचे जाती जा रही है और आज शायद गालिबन 3 से 4% सिर्फ रह गई है माइनॉरिटीज़। तो ये जो रेत में सर देने का ना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि असलियत यही है कि यहाँ पर, जिस तरह शहजाद ने भी अभी बात की, क्या यहाँ पर हमारी रियासत का वही रिएक्शन आएगा जो 9 मई पे आया था? और क्या हम लोग को ये नहीं मालूम कि जो मजहबी इबादत गाहें हैं उनका तकद्दुस जो है किसी भी सरकारी इमारत से तो ज्यादा है? तो ये जो चीजें आप आज की वीडियोस अगर निकाल कर देख लें आज के वाकये की, तो आपको नजर आएगा कि जो रियासती ओहदेदार हैं वो डरे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं। हमारी रियासत में जिस टाइम मुबशर फैसला करना होता है ना कि उन्होंने कुछ करना है, तालिबान के खिलाफ एक्शन लेना था, तो उन्होंने एक कंसेंसस बनाया और लोग साथ खड़े हुए। तो आज सारे पॉलिटिकल लीडर्स, आज निगरान वजीर आजम साहब ने जो ट्वीट किए कि आई एम गटेड बाय द विजुअल्स कमिंग आउट ऑफ जड़ावाला, तो वो कंडेम तो कर रहे हैं इस इंसिडेंट को, लेकिन साथ ही फैसला भी कर लें कि हमने मिल के इस सारी चीज को ठीक करना है और आईनी हाथों से लेना है ऐसे लोगों को जो इस किस्म के वाकयात में मुलव्विस होते हैं। सख्त से सख्त सजा दें इनको, ताकि एक मैसेज तो जाए। ये मतलब कि ये मुल्क ऐसा है कि यहाँ पर जो सबसे ताकतवर शख्स भी होते हैं ना, उनको भी अपने मजहब और मसलक की गवाही दिलवानी पड़ जाती है उलमा से। तो मुझे बताएं कि माइनॉरिटीज का तहफ़्फ़ुज़ यहाँ पर कैसे करेंगे? अभी रिसेंटली एक फिल्म जो है वो सरमद खूसट साहब की जिंदगी तमाशा यूट्यूब पे रिलीज हुई, और वो बड़ी एक खूबसूरत और बड़ी एक अच्छी फिल्म है, और उसमें ये बात दिखाई गई कि कैसे जो है वो एक नात ख्वां को ऑस्ट्रेसाइज कर दिया जाता है और साथ में ये जो खतरा भी उनको लाहक होता है। लेकिन वो जो है क्यों उनको यूट्यूब पे रिलीज करने दी गई? क्योंकि वो कितने साल जो है उसको रिलीज करने की इजाजत नहीं दी गई, सिनेमा घरों में उनको धमकियां आते रहे, हालांकि ये हमारी हकीकत थी। तो आज भी लोग जो है मेरे शहजाद के या उमर चीमा साहब के जो जवाबात हैं उन पर एतराज करेंगे कि ये किस तरह की बात कर रहे हैं, हमारे इमेज के बारे में, पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं है यहाँ पर। लेकिन सच्चाई तो यही है, हम इस हकीकत को तस्लीम करें और रियासत ये अहद करें कि हम दिन रात लगाएंगे और ऐसे वाकयात के मुजरिमों को सजा देंगे और आइंदा से ताकि ऐसे वाकयात ना हो, तो ना गोजरा हो, ना जोसेफ कॉलोनी हो। जो हमारे यहाँ जो मामलात हैं, जो वाकयात सामने आए, सख्त सजा क्यों नहीं दी जाती या क्यों नहीं दे पाती रियासत?
देखिए मुबशर, वही तो बात है कि आपके इसमें जिस तरह शहजाद ने भी बात की, हमारी अपनी रियासत की भी गलती है। हमने ये इस चीज को इस्तेमाल भी किया है। यहाँ पर आप देखिए कौन सी माइनॉरिटी सेफ है। यहाँ पर तो फिरका वारियत जो है उसके ऊपर कितना ज्यादा जो है कितनी चीजें, कितने वाकयात, दिल दहलाने वाले वाकयात हुए। यहाँ पर आप क्रिश्चियन माइनॉरिटीज देख लें, आप हिंदू माइनॉरिटीज देख लें, आप अहमदी माइनॉरिटीज देख लें, इन सारों के साथ जिस तरीके के वाकयात होते हैं वाकई दिल दहल जाता है। आए दिन खबरें आती हैं। तो ये जिस तरह उमर ने भी कुछ वाकयात भी बयान किए, तो इस सब को देखते हुए हमारी रियासत को जो बात है कि वो जो विल है ना, वो विल नहीं नजर आती। वो विल अगर आज नजर आए, आज ये कहे कि हमने एक्चुअली सजा देनी है, कड़ी से कड़ी सजा देनी है, ताकि कल को ये वाकयात हो ही ना, तो फिर कोई कैसे करेगा। बिल्कुल। इरशाद भट्टी साहब, आपने दीगर तजियाकारों की राय सुनी है। इंतहा पसंदाना वाकयात में मुलविस अफराद से आपके ख्याल में रियासत को किस तरह से निपटना चाहिए? देखिए जनाब स्पीकर, ये मजहबी इंतहा पसंदी है क्यों? इसकी अगर निसाबी किताबी बात करें तो जहालत, शऊर की कमी, अपने सच्चे और असली दीन से लाइलमी, और काफ़ी जगहों पर ज़ाती झगड़ों, ज़ाती अनादों और दुश्मनियों को मजहबी रंग देना। लेकिन जब इसका ओरिजिन पे जाएं या जब इसके तमाम वाक़यात को देखकर किसी नतीजे पर पहुँचें, तो उसकी वजह है कि जज़ा और सज़ा का ना होना। कोई भी वाक़या होता है, कहीं भी ना हुकूमत नज़र आती है, ना हुकूमती रिट नज़र आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आज का जो ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिस जड़ांवाला में गिरजा घर, चर्च जला दिए गए, मसीह आबादी पर धावा और अब सरकारी इमारत को नुकसान, और अब इस वाक़े, इस साने, इस हादसे की अफसोस होगा, दुख होगा, चंद ट्वीट आएंगे, उसके बाद चंद रटे रटाए बयानात आएंगे कि आहनी हाथों से निपटा जाएगा। चंद लोग आएंगे कि हमारा दीन ये तालीम देता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर हमारी जानें कुर्बान, वो उनकी तालीमात ये हैं। कुछ आएंगे कि ये इस मसले का हल ये है। कुछ इस तरह आएंगे, एक कमेटी बनेगी, तफ्तीश शुरू हो जाएगी। चंद दिन ये मामला, 2-4 दिन मामला रहेगा और उसके बाद हम भूल जाएंगे, और फिर किसी अगले वाक़े, किसी अगले साने और किसी अगले हादसे पर इसी तरह बैठकर हम फिर गुफ्तगू कर रहे होंगे, और यूं आगे ये सिलसिला चलता जाएगा। कोई फॉलो अप नहीं, कोई जज़ा सज़ा नहीं। जनाब स्पीकर, एक वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान में मशाल खान होता था जिसको मार दिया गया। अब उसका मुझे बताएं कि उसका आज हम में से किसी को पता हो कि मुकदमा कहाँ तक पहुँचा, कितनों को सज़ा मिली, कहाँ क्या सूरत हाल हुई। जनाब स्पीकर, सियालकोट में एक फैक्ट्री मैनेजर था जो श्रीलंकन था, जिस पर उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान से शेख रशीद सारे उनके शर्म से सर झुक गए थे। मगर उन झुके हुए सरों ने क्या किया? एक जो गैर मुस्लिम था, जिसको पता ही नहीं था हमारे दीन के बारे में, उसको किस तरह मार दिया गया सड़क के बीच, वो आपके सामने है। अच्छा जनाब स्पीकर, वो एक ईसाई जोड़ा था जिसको भट्ठे में फेंक कर जिंदा जला दिया गया। हमने क्या कर लिया? 4 सद्दा में मुश्तिल हजूम ने जनाब स्पीकर थाना नजर आतश कर दिया, सरकारी इमलाक नजर आतश कर दी। वजह कि एक तौहीने मज़हब का मुल्ज़म है, वो हमारे हवाले किया जाए। अब वो मुल्ज़म तो उसको सज़ा, अगर वो तौहीन मज़हब उसने की, उसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए और इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन वो जो तौहीन मज़हब की है और हमारे हवाले करो, उस पर जो जिन्होंने जो कुछ किया था, जो जलाया, जो उनको क्या सज़ा मिली होगी? कोई नहीं मिली होगी। अभी कुछ अर्सा पहले एक मजहबी जमात में के से का जुलूस में और उस मुजाहरों में और उसमें तशद्दुद शामिल हो गया, उसमें आपस में फायरिंग का तबादला हुआ। 9 पुलिस वाले जान से गए। उनका क्या है? कभी कोई पता चला है उनका कोई मुल्ज़म पकड़ा गया है? जो पहले तो तहकीक तफ्तीश नहीं हो पाती, हुकूमत कहीं नज़र नहीं आती, हुकूमती रिट कहीं नज़र नहीं आती, जो पकड़े जाते हैं इन्हें सज़ा नहीं मिल पाती। और फिर हमने ये भी याद रखिए, ये हम सारों ने मिलकर बीज बोए हैं जिनकी आज हम फसल काट रहे हैं।
हुकूमत, हुकूमती रेट, रियासत और हुकूमत को मिलकर ये काम करना होगा। अगर 9 मई के, महमल ने सही कहा है, अगर 9 मई के मई पर हम इस तरह एक्शन 9 मई के दिन पर ले सकते हैं और इस तरह चारों तरफ से जियो फेंसिंग से टीवी फुटेज तक करके हम ज़मीन की तह से भी लोगों को निकाल सकते हैं, तो चलो करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, चोरियां, डकैतियां, मिलावट ये तो छोड़ें, कम से कम मजहब के हवाले से ये जो मजहबी इंतहा पसंदी की आग हमें लगी हुई, इसके हवाले से ऐसा एक्शन कर लें। जनाब स्पीकर, फतवे भी मौजूद हैं, उलमा भी कह चुके हैं, मजहब भी, हमारा दीन भी रवादारी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दीन इत्दाल का नाम है, तवाज़ुन का नाम है। अब आप इंतहा पसंदी कभी हमारे सच्चे दीन में नहीं है। और जनाब स्पीकर, 220 में सिर्फ 220 में 200 अफराद जेलों में हैं, उनके खिलाफ तौहीन मज़हब के हुए हैं पर्चे, मुकदमे। अब वो पता नहीं क्या उनका क्या बनेगा, वो किस साल में, उनमें कितने ठीक हैं कितने गलत हैं। और इसके ये जो सैकड़ों अफराद जेलों में हैं, जो बाहर आते हैं, जब भी हमारा दिल करता है हम जो करना चाहते हैं कर देते हैं, जैसे कोई जंगल का कानून है। कोई तौहीन मज़हब करे उसको बिल्कुल सज़ा मिले, मगर वो जब उलमा, हमारा दीन इस्लाम और हमारे उलमा क्या कहते हैं, वो कहते हैं जब कोई तौहीन मज़हब हो उसके बाद उसके कानून, उसको गिरफ़्तार किया जाए, उसके बाद तहकीक की जाए, तफ्तीश की जाए, गवाहियाँ डाली जाएँ और अगर वो उस साबित हो जाए तो उसे सज़ा दी जाए। लेकिन होता ये है कि आप, एक बंदा आगे चल रहा है, पीछे से अगर एक आज नारा मार दे कि इसने तौहीन मज़हब की है, तो यकीन करें उसकी जान बचाना मुश्किल हो जाती है, उसकी जान बचना मुश्किल हो जाती है। तो ये किसी का मसला नहीं है जनाब स्पीकर, ये हुकूमत का मसला नहीं। इस वक्त बहुत आधी हुकूमत जो निगरान अब बन रही है वो भूल चुकी होगी। चंद दिन की ये बात है, उसके बाद सारा कुछ भूल जाएंगे और फिर अगले वाक़े, अगले साने पे, अगले हादसे पे मैं और आप गुफ्तगू कर रहे होंगे। शहजाद, आपका भी कमेंट ऐड करेंगे, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। शहजाद, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे इस कॉन्वर्सेशन में? जी, ब्रेक से पहले शाद भट्टी साहब बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे कि कानून पे अमल दरामद होना चाहिए। अब आप देखें कुछ अरसे पहले कि एक कानून लाने की कोशिश जब की जा रही थी कि अगर कोई शख्स गलत इल्जाम लगाता है तौहीन मजहब का, तौहीन रसालत का, और वो साबित होता है कि गलत इल्जाम है, तो उस शख्स की भी वही सजा होगी। ये कानून गालिबन पास हो गया था, लेकिन उसमें भी कितनी रेजिस्टेंस आई थी। मतलब आप ये सोचें, उसमें रेजिस्टेंस आ रही थी कि नहीं, अगर झूठा इल्जाम कोई लगा रहा है तो उसको सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी सजा तो पहले ही, गलत बयानी की या झूठ की सजा पहले आपके कानून में, तो इसको आप ब्लास्फेमी से ना जोड़ें। मतलब इस हद तक रेजिस्टेंस थी, आप ये सोचें। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ ये जो बात की श्रीलंकन मैनेजर वाली, मेरे ख्याल से 6 लोगों को उस केस में फांसी की सजा हुई थी, कुछ को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी। मिशाल खान के केस में भी हमने देखा कि एक शख्स को सजाए मौत हुई थी। लेकिन हमें जो है ना, इसका एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। मसला ये कि हम 14 अगस्त को सिर्फ माइनॉरिटी के हवाले से बात करते हैं और फिर हम भूल जाते हैं। अभी जब ये हमने देखा कि हॉलैंड और डेनमार्क में कोई इस तरह का वाकया होता है कुरान जलाने का, हमारे दिल खून के आंसू होता है, हम जज्बाती हो जाते हैं उसके लिए। और यहाँ की जो आवाम है वो भी जज्बाती होगी। लेकिन यही समझने की जरूरत है और ये उनको सिखाने की जरूरत है कि हर मजहब की जो भी उनकी इबादत गाहें हैं वो भी मुकद्दस है, तो हर मजहब मुकद्दस है। तो अगर आपके दिल दुखते हैं, अगर कुरान पाक को खुदा ना खास्ता कोई जलाने की हरकत करता है, तो अगर आप उनकी इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाएंगे, उनका भी दिल इसी तरह दुखेगा। और ये बताने के लिए हमें दोबारा जीरो से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया कि हम इतने सालों तक जो है नफरत फैलाते रहे हैं, कोई ना कोई ग्रोह को सपोर्ट करके। और ये सिर्फ ये नहीं है कि दूसरे मजहब, हमारे मुस्लिम में भी आप मुसलमानों में देख लें, जितने फिरके बटे हैं उसमें किस किस किस्म के हमने जहर गोले में एक दूसरे के जहनों में। तो वो हटाने के लिए, जैसे भी मैं मिसाल दे रहा था, जब कुरान पाक का वाकया हुआ ये, तो आपने कौमी असेंबली में तकारीर रखी, पूरा उसका एक दिन आपने मुख्तस किया कि उस दिन हम इसको कंडेम करेंगे। ये करने की जरूरत है और ये पाबंदी से करने की जरूरत है। ये नहीं कि कोई एक वाकया हो फिर आप जाग के उठे और फिर वो कर रहे हो। मेरे ख्याल से इसकी कंटिन्यूएशन होनी चाहिए, ताकि लोगों को, जो नई नस्ल हमारी है, यंग जनरेशन है, उसको ये प्रीच करना पड़ेगा कि खुदा ना खास्ता जिस तरह हमारे, अगर कोई मजहब पे कोई उंगली उठाता है, कोई कुरान पाक को जलाता है, तो हमारे जिस तरह दिल दुखते हैं, दूसरों के भी दुखते हैं। ये एहसास दिलाने की जरूरत है उनको।
से उमर चीमा साहब, इस तमाम तर मामले में जिस तरह दीगर तजियाकारों की राय भी आपने सुनी है, आपके ख्याल में सिर्फ कानून साजी काफ़ी होगी या इससे बढ़ के कुछ करना होगा रियासत को? देखिए, कानून हमारे यहाँ बहुत सारे बने हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली उसकी अमल दरामद उस पर नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कोई ऐसा कानून के जिसके बारे में एक अवाम में भी एक तलब ना हो, यानी कि यह है कि वो अगर जब तक उनमें ये रियलाइजेशन ना हो कि हम गलत कर रहे हैं, तो कानून जब आप बना भी लेते हैं तो उस पर अमल बहुत मुश्किल हो जाता है। कि हमारे यहाँ जो है यानी कि जो कवानीन हैं इतने ज़्यादा मौजूद हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं है, ठीक है। और इसमें मेरे ख्याल है कि उलमा का किरदार जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। और उसमें ये है कि हमें अगर जब तक इसको अपनी इंसल्ट तस्वर नहीं करेंगे कि जब तक हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अंडर अटैक होंगी, और ये रियासत पाकिस्तान की ये भी इंसल्ट है, ये रियासत पाकिस्तान को अपने पर अटैक तस्वर करना चाहिए, क्योंकि इससे ओवरऑल दुनिया में भी हमारी कोई नेकनामी में इजाफा नहीं होता। और दूसरा, हमारे पास कोई ऐसी मॉरल पोजीशन नहीं रह जाती कि जब हम दुनिया को कंडेम कर रहे होते हैं, जब हम स्वीडन में होने वाले वाक़यात या डेनमार्क में होने वाले वाक़यात, जब उधर फ्रांस में होने वाले वाक़यात को जब हम कंडेम कर रहे होते हैं और हम बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं और लोगों के मजहबी जज्बात मजरूह होते हैं, और ये बात दुरुस्त है, यानी कि बड़े जेन्युइन यानी कि उनके जज्बात होते हैं, तो उसी तरह हमें ये भी सोचना चाहिए कि इस मुल्क में जो अक़लीतें रहती हैं, अगर हम उनको तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम नहीं करते तो हमारा केस जो है वो बहुत वीक हो जाता है। और जिस तरह महमल ने बात की थी कि ये इस मुल्क का अलमिया देखें कि ये अक़लीतों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बना था। अब जिस अक़लियत ने पाकिस्तान को क्लेम किया, अब उधर जो है यानी कि वो एक अक्सरियत में है, वो आपस में भी जो है यानी कि हमने अक़लीतें बनाते रहते हैं कोई फ़िरक़ों की बुनियाद पे, और बाकी जो हमारी मजहबी अक़लीतें हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। और अगर जो लोग ये दावेदार हैं कि अक़लीतें आज़ाद हैं, उनको इन लोगों से पूछना चाहिए कि क्या वो अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं या नहीं करते। बिल्कुल। महमल, आप क्या ऐड करेंगी? देखिए मुबश्शिर, मैं ये बात करूंगी कि देखिए बिल्कुल इसके अंदर उलमा इकराम और इन सब का तो बिल्कुल एक होना चाहिए कि वो इसके ऊपर बात करें, और वो करते भी हैं। असल चीज होती है कि रियासत ने किस तरीके से कानून इम्प्लीमेंट कराना है, रियासत ने किस तरह ये, क्योंकि एक रिट ऑफ स्टेट भी चैलेंज होती है ना, ये लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है, और ये बड़ा खौफनाक किस्म की सिचुएशन पैदा हो जाती है जिस तरीके से लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं, जिस तरीके से उनकी इबादत गाहों के ऊपर हमले होते हैं। तो इस चीज का रियासत को ही नोटिस लेकर और रियासत को ही इसके ऊपर काम करना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। जिस दिन रियासत इसके ऊपर प्रॉपर एक्शन लेगी, वो ये बताएगी कि हम सब साथ खड़े हैं, हम अपनी मजहबी अक़लीतों के साथ खड़े हैं, हमें रियासत के अहदेदार यानी कि डरेंगे नहीं, वो सहमेंगे नहीं। जब कोई बात आती है ऐसी, वो ये कह देते हैं कि जी सेंसिटिव मामला है। इस चीज पर उनको ये यहाँ पर बहुत खौफनाक एक चीज हुई है, ये इंसिडेंट जैसे वाकई ने बताया, आज से थोड़ी हो रहे हैं। भट्टी साहब ने इतने वाकयात गिनवा दिए, चीमा साहब ने, शहजाद ने, सबने इतने वाकयात गिनवाए हैं। तो ये रियासत ही को इसके ऊपर कुछ करना पड़ेगा और एक मैसेज क्लियर कट देना चाहिए होगा, वरना फिर इस किस्म के वाकयात खत्म नहीं होंगे और ये चीजें इसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की है। महमल, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, निगरां वफाकी काबीना के लिए मुशावरत मुकम्मल हो गई है। जलील अब्बास जिलानी को वजारत खारजा, सरफराज बुगटी को वजारत दाखिला दिए जाने का इम्कान है, जबकि निगरां वज़ीर ख़जाना के लिए हफीज शेख और इसहाक डार के नाम पर नहीं बल्कि कुछ और नामों पर गौर हो रहा है। आज निगरां वफाकी काबीना को हतमी शक्ल दी जाएगी और कल काबीना हलफ उठाएगी। सवाल रखेंगे पैनल के सामने कि निगरां काबीना में कौन कौन शामिल हो सकता है। शहजाद, आपसे आगाज करेंगे। जी, जो नाम आपने बताया फॉरेन मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर के हवाले से, वो तो पिछले कई दिन से गर्दिश कर रहे हैं, गालिबन यही नाम होंगे। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए नाम आ रहा है, क्योंकि देखें ये 6 महीने का 7 महीने का निगरां सेटअप अगर होता है तो उसमें आपको जो माशी फैसले लेने हैं उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास
अच्छे लोग हों। तो डॉक्टर शमशाद अख्तर साहबा का नाम आ रहा है, फॉर्मर गवर्नर रही है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, और मेरे ख्याल से उनकी काबिलियत पे किसी को शक नहीं होना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त तरीके से स्टेट बैंक को भी उन्होंने हैंडल किया था। बट वो बड़ी सख्त उस वक्त भी जो माशी पॉलिसी थी डिस्काउंट रेट को लेकर, उस वक्त मुझे याद है शौकत अजीज साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, तो वो उनकी भी नहीं सुनती थी। तो इस सेटअप में वो कैसे जेलिन होंगी, ये मेरे ख्याल से एक इंपॉर्टेंट सवाल होगा। अदरवाइज जो IMF के मामलात हों, मेरे ख्याल से इसमें तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि वो खुद इस सोच को सामने रखती है कि हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी चादर हो, यानी कि अपने हदूद में रह के काम करने चाहिए। तो मेरे ख्याल से उस लिहाज से तो एक बेहतर चॉइस होगी। बट मिनिस्ट्री का उनका डायरेक्ट तजुर्बा नहीं है, गवर्नर रही है और इसके अलावा इमरान खान की काबीना का हिस्सा भी थी। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि कल राजा रियाज साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की है। अभी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का हमें फैसला नहीं पता कि इलेक्शन कब होने, ना आर्टिकल 48 के तहत सदर पाकिस्तान ने डेट दी है, लेकिन राजा रियाज साहब ने तारीख दे दी है कि 15 फरवरी को आसपास इलेक्शन होंगे, और वो ये कह रहे हैं मुल्क के जो बड़े हैं वो ये फैसला कर चुके हैं। तो पता नहीं इस मुल्क में अब कुछ भी हो सकता है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की क्या हैसियत है जब मुल्क के बड़े ये फैसला कर चुके हैं कि इलेक्शन कब होने। और इससे इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ये की कि 15 दिन पहले तक ये सोच थी कि केयर टेकर सेटअप को लंबा चलाया जाएगा इससे ज्यादा, लेकिन फिर इस नतीजे पे पहुंचे कि नहीं, फरवरी 15 तक इलेक्शन करवा दिए जाएं। तो अब इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, आईन और कानून की कोई खास हैसियत रही नहीं है, फैसले करने वाले फैसले कर रहे हैं और राजा रियाज साहब उसके तर्जुमान बन के हमें बता रहे हैं। महमल, आप क्या कहेंगे, निगरां काबीना में कौन कौन शामिल हो सकता है? देखिए मुबशर, अभी तो बहुत सारे नाम आ रहे हैं और लाइन बहुत लंबी है, झमघट्टा लगा हुआ है। जाहिर बात है बहुत लोग लॉबिंग भी कर रहे हैं, लेकिन बात वही है कि निगरां सेटअप वैसे तो थोड़ी देर के लिए ही आता है, और कुछ चंद इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, जिस तरह फाइनेंस मिनिस्ट्री सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि IMF का प्रोग्राम चल रहा है। लॉ मिनिस्ट्री बड़ी अहम होती है, इंटीरियर मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, ये बड़े अहम होते हैं। लेकिन जो बात शहजाद ने की है ना कि जहां पर बड़े फैसला कर रहे हैं, तो ये भी एक चीज है कि अगर वो इलेक्शनों की डेट्स का भी फैसला कर रहे हैं तो शायद निगरां काबीना का भी फैसला उन्होंने कर दिया होगा। तो मेरे ख्याल में बड़ों से ही लिस्ट मंगवाकर उनसे ही पूछ लेना चाहिए कि आप लोगों ने कौन सी लिस्ट भेजी है। भट्टी साहब, आपको क्या लगता है? जो है वो डिसाइड कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, पहले तो कौम को और कौम के बिहाफ पे मैं निगरान इस हुकूमत का, काकड़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो सलामी दी हमें पेट्रोल और डीज़ल की, सर शुक्रिया। 300 के करीब पेट्रोल है और 300 का ही डॉलर नहीं मिल रहा। यूनुस खान का 313 रन का रिकॉर्ड ख़तरे में है जनाब स्पीकर। दूसरी बात यह है कि महमल ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि लाहौर में बैठी हुई हैं और कह रही हैं कि निगरान सेटअप थोड़ी देर के लिए आता है। लाहौर कैपिटल है पंजाब का। तीसरी बात है जनाब स्पीकर, 16 रुकनी काबीना सुना बन रही है। इसमें मुझे जो जिस पर शहजाद साहब ने ज़्यादा गुफ्तगू की है, ये खातून जो हैं, ये मेरी लिस्ट में तो कोई नहीं, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रही। जुल्फ़िकार चीमा साहब का नाम आ रहा है, गोर इजाज साहब का, शुएब सडल साहब का, सरफराज बुगटी साहब का, मोहम्मद अली दुरानी का, शाहिद अफरीदी साहब लाला का बड़ा नाम आ रहा है, वकार मसूद, जलील अब्बास, इसहाक डार साहब को रह नहीं दें सर, बड़ा को उनको रेस्ट करने दें, और खुरम रोखड़ी, इस तरह के नाम आ रहे हैं। और वकार मसूद के हवाले से भी है कि उन्हें शायद वजीर ख़जाना लगाया जाए, लेकिन अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ। लेकिन 16 रुकनी काबीना हलफ उठाएगी। उमर चीमा साहब, आपके पास क्या खबर है? देखें, अभी तो बेखबरी का आलम है और मेरे ख्याल है कि हमें कुछ ज़्यादा स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। वजह यह है कि हो सकता है कि आज रात को फाइनल हो जाए काबीना, या मेरे ख्याल शायद कल हो जाए। तो चांसेस यही हैं कि ये 24 घंटे के अंदर अंदर ये मुमकिन हो जाएगा। बाकी जो अभी आप जो है एक सेफ़ बेट अगर आप बात करेंगे तो वो ये है कि जो सरफराज बुगटी है ना, वो तो सेटअप में होंगे ही होंगे। यानी कि वो जो काकड़ साहब है ना, उनके आप समझेंगे राइट हैंड हैं, यानी कि उनके बड़े करीबी हैं, तो उन्होंने होना ही होना है। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उसके हवाले से मैं बड़ा एक बज़ाहिर बड़ा गैर मरूफ नाम सुन रहा हूँ, और चूँकि टाइम कम है, बेट ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए, लेकिन यह है कि कोई गैर मरूफ नाम है, यानी कि जो अभी तक की इतलात है। तो मेरा है कि जब कोई हाँ नहीं गैर मरूफ महमल हो सकती है, इसलिए मेरा महमल बन गई, मुझे पहले ही खदशा था।
वज़ारत इत्तलात की बात कर रहा हूँ, बस देखना ये है कि अब ये क्या डिसीजन आता है निगरां काबीना से मुतालिक। और अभी क्या कहते हैं, ज्यूरी इज आउट। सही, अभी सभी ने जो आपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, और देखना ये है कि निगरां काबीना में कौन कौन शामिल होता है। हमारे साथ मौजूद थे इरशाद भट्टी साहब, महमूद सरफराज साहिबा, उमर चीमा साहब, शहजाद इकबाल साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।